अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सब दोस्तों को न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं फ़हीम आप, और आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा। मगर आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी जी। हमारे लोग हैं, दोस्त हों या फैमिली में से हों, उन सबको किसी को फ्लू, किसी को बुखार और इस किस्म की जो है ना वो शिकायत का सामना है, जी। जो कि ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ हो और उसकी अलामात भी मिलती जुलती हों तो एक बड़ी तकलीफ सी होती है किसी को ऐसी सूरत हाल में देख के। बिल्कुल आपने फ़हीम सही कहा। और आजकल लोगों को नज़ला ज़ुकाम नॉर्मल फ्लू भी हो जाए तो काफ़ी लोग डर रहे हैं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी संगीन होती जा रही है। मुल्क में अब तक जो है 3,95,000 से ज़ायद लोग जो हैं कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और अगर बात की जाए कुल अमवात की तो अब तक 7,985 लोग जो हैं इस वबा के बायस जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं। और NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक कल मैं देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि 70% फैलाव जो है कोरोना का वो मुल्क के 5 बड़े शहरों में है, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद और रावलपिंडी शामिल है। और कुछ जगहों पे लॉकडाउन भी, स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। दुकानें भी अब जल्दी बंद हो रही हैं। और लेकिन फिर भी हम फ़हीम देख रहे हैं कि अवाम का वो रवैया हमें नहीं दिख रहा जो कि पहली वेव में नज़र आ रहा था। लोग काफ़ी संजीदगी से इस मसले के ऊपर जो है उसको ले रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमने देखी, लेकिन अब वो खौफ और वो डर लोगों में निकल गया है। अच्छा, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि पहले जो कुछ हो रहा था वो अवाम खुद कर रहे थे, वो मजबूर हो गए थे खौफ की वजह से। हाँ। अभी वो मास्क पहन रहे हैं वो सख्ती की वजह से। और अगर हमें जो इनफरादी फासला भी नज़र आता है किसी शॉपिंग मॉल में या किसी मार्केट में या किसी ऐसी जगह पे, तो वो उस कारोबारी मरकज़ की या उस तजारती मरकज़ की एक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभा रहे जिस तरह से उन्हें निभानी चाहिए। मगर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, मगर ज़्यादातर नहीं निभा रहे हैं। और जो असल जो जिन्हें फिक्र करने की ज़रूरत है वो शहरी आबादियाँ हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें जो ज़्यादातर केसेस हैं वो शहरी आबादियों में हुए हैं। और शहरी आबादियों में जो पढ़े लिखे लोगों की जो शरह है वो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वही जिनको हम बाशऊर गिनते हैं, वही जो है फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं। और फेस मास्क ही जो तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है वो सिर्फ फेस मास्क ही है। और उसके अलावा हाथ हमें अच्छी तरह धोने हैं, और जो पहले जो प्रैक्टिस थी हमारी वो नहीं है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। कुछ जगहों पे उन्होंने फ़र्स्ट बायो डिफेंस भी रखा हुआ था कि हम घर में दाखिल हों या किसी भी ऑफिस में किसी जगह पे दाखिल हो रहे हैं तो हमारे पाँव के साथ भी कोई जरासीम नहीं आना चाहिए। और अच्छा, फिर सर्दी भी है, उस तरह बार बार जो है वो हाथ मुँह धोना, नहाना जो है ये भी इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। और कराची में तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि अगर वो कहीं कराची से बाहर अगर ट्रैवल करते हैं तो 10 दिन भी जाते हैं तो 10 दिन जो हाथ भी नहीं लगा, मतलब नहाते धोते भी नहीं है पानी की वजह से। कराची में तो फिर सर्दियाँ कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और कोरोना भी साथ साथ है, हमें उसका किस तरह से उस सूरत हाल को डील करना चाहिए, आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इसके हवाले से भी बात करेंगे। और लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से। और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, सर्दी है और इसकी वजह से जितनी
परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और जो लॉकडाउन नाफिज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, जिस तरह के अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, ये बहुत परेशान कुन है। तो इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो टेलीफोन लाइन पे एक तजियाकार मौजूद हैं, एक सीनियर तजियाकार हैं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। सर कैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त आपको पता है जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान भर में, ख़ास तौर पे शहरी आबादियों से बहुत ज़्यादा जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो और आज पंजाब के नौ बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया जाएगा। हैदराबाद में अभी हाल ही में 250 से ज़्यादा दुकानें सील की गई हैं। तो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आवाम के, और जो एक कारोबारी जो तबका है उनके जो मामलात हैं, हुकूमत की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस हैं? अच्छा, ये भी कहा गया कि सूबे सिंध की जानिब से जो अहकामात आए हैं उसमें ये कहा गया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहीम भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि हमें इस सूरत हाल का, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सही इदराक नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज इसको कहते हैं हमारा एक एटीट्यूड हमेशा से बड़ा कैजुअल रहा है। हम हर चीज को बड़ा लाइट लेते हैं और जब वो बिल्कुल सर पे आती है, जब मामला सीरियस होते हैं, तो तब हमें फिक्र होती है कि जिन्हें ये तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक तो मैं ये कहूंगा, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम तो 27 फरवरी से ही सिलसिला शुरू हुआ था 20 साल में कोरोना का, जबकि सर्दियां जा रही थी। और अब अगर देखा जाए तो अभी तो इट इज ऑन सेट ऑफ विंटर्स। तो जिस तरह कोरोना के केसेस पिछले कोई 15, 20, 25 दिनों में इतनी तादाद वो 400-450 से बढ़ के 3200 तक चली गई है, तो सर्टनली इट इज वेरी अलार्मिंग। और ऐसा भी नहीं कि आप ये कहें कि नहीं, कोई गवर्नमेंट खुदा न खासा लोगों को जो है वो मिसलीड कर रही है या कोई फज फिगर्स दे रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, यकीन मानिए आप, आई एम हियर इन इस्लामाबाद एंड पिंडी। अच्छा। मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज, मेरे सिविलियन दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज, एंड यस दे आर सफरिंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बल्कि इस दफा तो इसकी जो लहर है वो इस तरह की है कि वो 1-2 दिन का एक स्पेल आता है और उसके बाद वो शख्स जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये यकीन मानिए बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। इसके अंदर किसी तरह की कोई तसन्नो या बनावट नहीं है, या आप ये कहें कि नहीं कोई आर्टिफिशियलिज्म मैं समझता हूँ कि हुकूमत लेकर आ रही है। बट जो सबसे बड़े अफसोस की, इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं, मैं बहुत कम लोगों को, स्पेशली वो कहते हैं जी कि अच्छा जी कोरोना की लहर आ गई तो ठीक है ना, हम जो हमसे एहतियात हो सके कि हम करेंगे, पर डेफिनेटली हम अपने जो मामूलाती जिंदगी है उनको हम रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनको सीरियसली सारी चीज के ऊपर जो इकदाम करने चाहिए थे, इससे पहले कानून साजी कर लेनी चाहिए थी, वो बिल्कुल एक लिहाज से उन्होंने ऐसे नहीं किया फहीम साहब। अच्छा, और उसका असर क्या हुआ है कि लोग भी हुकूमती अहकामात को अब उससे उस तरह सीरियसली नहीं लेते। एक तो लोगों की बात करें, गवर्नमेंट की बात करते हैं, और फिर आपके पूरे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल लोग जो सो कॉल्ड, मैं समझता हूँ कि जो सर ये सियासी कायदीन के हवाले से तो हमें अलग से जरा बात करनी ही करनी है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये अवाम, जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह या शादी हॉल के हवाले से जितने भी कवानीन जो है वो उनका जो बना के ऐलान किया गया है कि अच्छा, उस पर भी लोग अजीब नज़र से देख रहे हैं कि ये क्या बात हुई भाई, आउटडोर जो है या खुले आसमान के नीचे जो है वो खाना खाना सब मिलना जुलना ठीक है, इनडोर जो है वो इश्यूज हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अवाम को समझ नहीं आ रही हैं। इस हवाले से आपके पास क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आप ठीक बात कर रहे हैं। एक तो जो सारी आपकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मरकजी हुकूमत के साथ, पंजाब और केपी के तो कह सकते हैं, या फिर बलूचिस्तान को, सिंध हुकूमत को बिल्कुल अपना एक अलग ही उनका एक माइंड सेट नजर आता है। उनके ऐसा लगता है कि नहीं, वो एक लिहाज से एक सेमी ऑटोनमस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि इस 18th अमेंडमेंट ने भी पाकिस्तान को एक्चुअली बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बिकॉज चाहे कोई भी आफत, कोई मुश्किल आती है तो नेचुरली यक जुबान होकर पूरे मुल्क उसका एक लिहाज से एक SOPs होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। एक ऐसी सारी, जैसे आपने मैरिज हॉल्स की बात की, अब ये कैसे हो सकता है कि भी मैरिज हॉल के अंदर तो कोरोना मौजूद है लेकिन वही ओपन में बैठता तो यार वहां पे कोरोना मौजूद नहीं, वेर अभी भी तो ये सारे फंक्शन एक लिहाज से चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं फहीम साहब ये कहूंगा, बशमूल मेरे और आपके या हम सब लोगों के,
मेरा ख्याल है जिंदगी है तो बाकी सारी चीजें चलने वाली हैं। अगर सेहत है तो सब कुछ ठीक है। ये इंडिविजुअली ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी टेक केयर करूं, और फिर उसी मेरे साथ हो सकता है देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। अगर खुदा न खासा समथिंग गोज रॉन्ग विद मी तो उसके बाद आगे क्या सिलसिला चलेगा? ये जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी इंशाल्लाह। ये शादियां होगी, सारा कुछ होगा। तो हमें सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने SOPs जारी की हैं उसको हमें बड़ा स्ट्रिक्टली फाइन साहब हमें फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया ने जिस तरह पहले रोल प्ले किया था जब शुरू में ये कोरोना की पहली वेव आई थी, मैं कहूंगा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से, इट हैज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। और मैं समझता हूँ कि लोगों को उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आगाह करें। दिस टाइम इट इज मोर फेटल, इट इज मोर डेंजरस, इट इज मोर सीरियस। जी सर, लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है हम रोजाना की तकरीबन बेसिस पे लोगों को अपडेट करें। दूसरे चैनल वाले भी जो अभी कोरोना की संगीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करें, लेकिन लोगों में उस तरह का वो एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उनकी तरफ से नजर आ रहा है। जिस तरह पहली वेव में उन्होंने इसको डील किया उस तरह से नहीं डील कर रहे। तो ये क्या उनका ओवर कॉन्फिडेंट है? ये क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि पहली वेव में जिस तरह हम निकल गए थे दूसरी वेव से भी हम इसी तरह आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन क्या कहेंगे? मैं आपके कंसर्न से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ये सेकंड वेव, ये सेकंड जो स्पाइक जैसे चल रही है, दिस इज मोर लीथल एंड डेंजरस। और मेरा ख्याल है हमें हर हाल में, देखिए ना, आप हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप पब्लिक मकामात पे जरूरत नहीं आप कम जाएं, आपको मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, सोशल गैदरिंग के अंदर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें, और आप सिंपली से घर के अंदर जाते हैं सफाई सुथराई करें। यही चीजें सारी इस्लाम आपको बताता है। इससे हटके तो कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं है ना। देखें, आपकी मुआशी सरगर्मियां तो नहीं रुक सकती और सर्टली रुकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो हमारा उमूमी रवैया है कि हम हर बात को बड़ा ही लाइट लेते हैं। हम स्पेशली पाकिस्तानी की बात है, आपको पता है ये पिछले साल भी जब सर्वे हुआ था जी कि दुनिया के अंदर या एशिया के अंदर जो पाकिस्तान आता है ना, ये उन सरफहरिस्त ममालिक के अंदर आता है जो बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप के लोग हैं, बड़ा खुश रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हम पे अगर कोई मुश्किल भी आती है तो हम उसको भी खुशी से झेल लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज अगर पिछले 73 ईयर से देखा जाए तो जिस तरह की पॉलिटिकल या फिर आप दूसरी तरह की एलीट को देखें आपके मुल्क को रूल करती चली आई है, तो उनके साथ भी अगर गुजारा कर गए तो ऐसा लगता है कि ये शायद ये कोरोना को उन्होंने उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। सर, हमें इस हवाले से बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा है, वो वक्फे से वापस आते हैं तो ये जितने मजहबी कायदीन हैं इनके बारे में बात करते हैं, और जो मतलब अपोजिशन और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो किरदार है इस मुश्किल सूरत हाल में, उस हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम मुल्क भर में जो कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की अपोजिशन की। अपोजिशन जिस तरह से जलसे जुलूस कर रही है, आज भी मुल्तान में जो है वो जलसा होने जा रहा है अपोजिशन का, और मुल्तान में इस वक्त पॉजिटिव केसेस आने की जो शरह है वो 12% से ज़्यादा है। सूरत हाल काफ़ी संगीन है। हुकूमत की मना करने के बावजूद भी PDM के जो रहनुमा है मौलाना फजलुर रहमान, उनका कहना है कि आज हर सूरत जलसा होगा, और अगर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी तो बाकायदा उन्होंने जो कारकुनान हैं उनको ये हिदायत जारी की है कि वो डंडे लेकर आएँ और किसी भी तरह जो है वो जलसागाह पहुँचें। सर, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते, एक मजहबी लीडर होने के नाते इस तरीके का गैर जिम्मेदारी का बयान देना और ये एक तरह लोगों को प्रोवोक करना, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? ज़हरा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो स्टेटमेंट लेवल पे देना और स्टेटमेंट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको नशर करना साइंस तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। और हम ठीक है, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल लीडर्स ने सारा कुछ है, बट बेसिकली आई टेक देम एज पॉलिटिकल वल्चर्स, जो उनको कहते हैं। मैं उर्दू में इसका तर्जमा नहीं करूंगा बिकॉज वो ज्यादा सख्त हो जाता है। दे आर गिवन एक्चुअली ये अजीब सा सिलसिला इस वक्त मुल्क के अंदर शुरू हो गया। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून और पीपल्स पार्टी को स्पेशली ले लें, तो ये उन्होंने ओकेजन ढूंढा है कि जिसके अंदर देखें मुल्क कितना सफर कर रहा है, लोग इतने सफर कर रहे हैं। इवन मैं ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो कहूँ या बिलावल जरदारी, जो भी आप कह लें,
जी। तो ही इज एक्चुअली ओके, कोरोना के बाद ही क्वारंटाइन। अच्छा, जब ये सारी चीजें यानी खुद पे भी गुजर रही है, हाँ, बट हुआ exactly. ये तमाम लोग अपने बच्चों को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मैं इसको पॉलिटिकल डायनेस्टी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल डायनेस्टी तब आप कहते हैं क्योंकि बड़ा ग्रेसफुल लोग होते हैं कि एक से दूसरे को कोई चीज मुंतकिल होती है। मैंने बड़ा सोच समझ के इनके बारे में पॉलिटिकल वल्चर्स का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये अभी ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तानी सारे जो भेड़ बकरियां हैं, और अब ये भेड़ बकरियां हैं, ये अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करने जा रहे हैं। चाहे आप मरियम सफदर की बात करें, मतलब क्या उनके अकाउंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल आपको नजर आती है? बिलावल जरदारी को ले लें, अच्छा उसी के साथ अब बिलावल की बहन उसको आगे एक लिहाज से लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें, और हमारी, मैं बताऊं बड़ा अफसोस की बात है, हमारी पाकिस्तानियों की इंतहाई मुख्तसर तरीन यादाश्त है। अगर वो 5 साल पीपल्स पार्टी का 2008 से लेकर 13 तक आप देखें, और जिस तरह की आपने रैंपेज और करप्शन देखी, ये सारी की सारी यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व थी। आप यकीन माने इनके असासे निकाले 2008 से, और आप देखें 2020 के अंदर टर्न आउट टू बी बिलियनर। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को एक लिहाज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सियासत के अंदर। यानी आप ये देखें, और हम सबको आवाम को ये सोचने की बात है, ये किस अकाउंट के अंदर किस हेड के ऊपर आके अपने बच्चों को सियासत से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारी सेहत के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर। आई वुड सिंपली से ये सब सर देखिए, अवाम को ये खुद तो आगे नहीं आ रहे ना सर, जो ये लीडर्स हैं, जो सियासी कायदीन हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, जमातों के। देखिए, एक मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, दूसरे क्वारंटीन हैं, ठीक है। मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो किसी भी तरह जो है वो जलसागाह तक पहुंचेंगी। तो असल मार तो अवाम ने खानी है। वो अवाम जिनको ये लगता है कि ये जो सियासी नज़रियात हैं, जो ये सियासी कायदीन पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो उन पर यकीन रखते हुए एक अपनी तरफ से एक मतलब बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे होंगे। वो तो इसी नीयत से बाहर निकलेंगे जिससे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी होगा, और रबड़ की गोलियां भी मंगवा ली गई हैं, आंसू गैस भी जो है वो भी उनके पास मौजूद है, और रुकावटें भी लग चुकी हैं। पता नहीं क्या सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज आपसे कहूं कि जो पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिक्स है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जिस तरह के मायारात हैं, वो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इसका आप मुवाजना नहीं कर सकते। और आप यकीन माने कि ये वो पॉलिटिकल लोग हैं कि जो कि सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आवाम को इस्तेमाल करते हैं। आवाम को आप उससे कि ओके आप ये कह लें, उनको शह दे के एक लिहाज से आगे लेके आते हैं, और फिर जब गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं आवाम से इनका रास्ता खत्म हो जाता है। मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा, सही जमहूरी मुल्क का ज़हरा, इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जारी रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर आप ये देखें कि मुल्क के अंदर हालात तो इतने अच्छे नहीं है, सेहत के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से, पूरी दुनिया इससे अगर इन्फेक्टेड हो रही है, तो भाई आप अपनी सारी चीजों को 8 से 10 हफ्ते तक मौकूफ कर दें, 3 महीने तक इन सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दें, बिकॉज अगले 3 महीनों में लाइवलीहुड है कि की वैक्सीन है वो एक लिहाज से आ जाएगी दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। देन डेफिनेटली वी कैन से कि ठीक है, चलो अगर कोई बीमार होता भी है तो उसके लिए वैक्सीन एक लिहाज से अवेलेबल है, उसकी जांच अद्वियात मौजूद। सही। और सर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, और हॉस्पिटल्स की अगर हम बात कर लें तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के जो कोरोना के वार्ड्स बनाए गए हैं वो भर गए हैं, वेंटिलेटर्स कम हैं। तो आवाम की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल लीडर्स तो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को कोरोना जैसा कि आपने कहा हुआ और वो क्वारंटीन हो गए, लेकिन वो आवाम से कह रहे हैं कि वो जो है डंडे लेकर आएँ, सारी रुकावटें तोड़ कर जो हैं जलसा और जुलूसगाह पहुँचें। और आवाम की बात कर लें तो उनके पास तो एक दो कमरे के घर हैं। कोई क्वारंटीन अगर किसी को कोरोना लग भी जाए तो वो तो क्वारंटीन भी नहीं हो सकता, पूरी फैमिली मुतासर हो सकती है। तो ये सिंपली आवाम की जानों से खेलने वाली बात नहीं है। ज़रा बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। और इसमें देखिए, ये मैं आपसे अर्ज किया कि बिल्कुल आवाम की सेहत के साथ, आवाम की जिंदगी के साथ और उनकी सेहत के साथ ये खेल रहे हैं, तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। और वाई बिकॉज पोलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं ना, पोलिटिकली जिसको कहते हैं कल्चर तो उनके अंदर है नहीं, तो ये इक़्तिदार के अंदर ये रहना चाहते हैं। अभी मैं कहता हूँ आपसे कि यकीन माने, मौलाना फजलुर रहमान की मैं पहले से भी बात करता चला आया हूँ। ही हैज बीन कश्मीर कमेटी चेयरमैन फॉर 10 ईयर्स। भाई आप उस 70-80 करोड़ का जरा हिसाब तो लेना मौलाना फजलुर रहमान से कि बीइंग चेयरमैन कश्मीर कमेटी वो पैसा खर्च किधर किया है। और मैं ये समझती हूँ फजलुर रहमान साहब ने जितना कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाया, शायद ही कोई एक लिहाज से और कोई पहुंचा सकता हो। इससे हट के आप ये देखिए तो सही, फंडिंग सारी कहाँ होती रही है, कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं।
और ये इतना जिस तरीके से मदरसे हैं, मदरसे कैसे काम हुए, पैसे कैसे आए, ये हम बहुत मुश्किल के अंदर एक लिहाज से जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मजहबी कुव्वतें हैं, ये उनके बात है कि अगर इनके अकाउंट पे क्या कुछ है, ये मौलाना फजलुर रहमान के, आर दे रियली गोइंग टू फॉलो? और फिर देखे जो उनके मदरसों के जो बच्चे के ऊपर ये एक लिहाज से बैंक करते हैं, ये लोगों ने अगर अपने बच्चों को भेजा वहां तालीम हासिल करने के लिए भेजा, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उनके जलसों की नजर कर दें या जलसों के अंदर एक लिहाज से झोंक उनके सेहत के साथ खेलें। ये मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान और उनके सारे लोगों को भी सोचने की जरूरत है, और उससे ज्यादा मेरा ख्याल है हमारे इस वक्त जो मुल्तान के लोग हैं उनके सोचने की जरूरत है। सर ये बताइए कि हुकूमत को, क्योंकि कुछ आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के इस हिस्से के, सर ये बताइए कि हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाने की जरूरत है आज की सारी सूरत हाल देख के, और ओवरऑल जो कोरोना की वजह से एक संगीन सूरत हाल पैदा होती जा रही है उस बारे में? देखिए ना, हुकूमत को भी मैं इसलिए ब्लेम करूंगा कि भाई आपको भी क्या जरूरत थी जलसे करने की वज़ीर आज़म को? नेचुरली आपने उनको मौका दे दिया, उनको शहर दे दी, उन्होंने करने शुरू कर दिए। हुकूमत को मैं समझता हूँ चलो ठीक है, अपने बाकी जलसे उन्होंने कैंसिल कर दिए, हुकूमत को उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज एक लिहाज से करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कहते हैं कि पुलिस की बात करते हैं, सर जो इंस्ट्रक्शन है आपको मरकजी हुकूमत से या सूबाई हुकूमतों की तरफ से आते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और देखिए पॉलिसी की बात मेरा ख्याल है आप सबको सामने लेकर आना चाहिए। सिंध के अंदर जो सिचुएशन चली है, इट इज नॉट ओनली, अगर बिलावल की बात करें, उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद कोरोना का शिकार है। ठीक है, तो ये कितनी सीरियसनेस है इस सारी डिजीज की या इस पैंडेमिक की? अगर ये सारा कुछ है, ये नहीं अपनी तरफ तो उन्होंने अपने सिंध को। ठीक है सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू भी हमारे साथ जो है वो की। मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम मौजू के हवाले से। और मौजू ये है जो आपने हाल ही में ख़बरों में सुना है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनको जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है, बल्कि उनको बरतरफ किया जा रहा है। और 9,350 मुलाजमीन हैं, जो मतलब 9,350 ख़ानदान होंगे ये जिनको जबरी तौर पे बरतरफ कर दिया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि इसी के साथ साथ जितने भी वाजिबुल अदा जो रकम है उनकी अदायगी के लिए हुकूमत ने 20 अरब रुपए ये भी मुख्तस किए हैं। और जो स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि इस स्टील मिल को नजकारी के बग़ैर भी चलाया जा सकता है, और स्टील मिल इतनी सलाहियत रखती है कि इसको प्राइवेटाइज किए बगैर जो है वो चलाया जा सके। जबकि जो मौशी माहरीन है उनका ये कहना है कि असासों को फ़रोख्त करने के बगैर भी हम इसको चलाने की सलाहियत रखते हैं। 2008 तक जो स्टील मिल है वो अपने ऑपरेशनल मुनाफा में थी, और मतलब जितने भी अखराजात उस पर हो रहे थे उससे मतलब काम चल रहा था, कोई ख़ास मुनाफा नहीं था, मगर जो अखराजात थे वो उठा रही थी। 2015 से पैदावार मुकम्मल तौर पे बंद है, और अभी तक इसी मद में अरबों रुपए हुकूमत अदा कर चुकी है। और पिछली हुकूमतों ने भी कई दफ़ा कोशिश की कि हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, और इक़्तिदार में आने से पहले इस हुकूमत ने भी आके इस चीज़ का वादा किया था कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को चलाएंगे और इसको इनके मुलाजमीन जो है उनको नहीं बरतरफ किया जाएगा। मगर इस वक्त हुकूमत को ऐसा फ़ैसला लेना पड़ रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हम दोनों ठीक हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सर, आपको खुश आमदीद। जो में सर एक बहुत ही अहम मौजू जैसे कि फ़हीम ने बताया, पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और फ़िलहाल अभी 4.5 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। हुकूमत का कहना सर ये है कि एक मिल जो गुज़िश्ता 5 सालों से बंद है और 75 करोड़ माहाना उसको जो है वो तनख्वाहों की सूरत में अदा करने पड़ते हैं, तो औसतन अब वो क्या कर रहे हैं कि 23 लाख एक एम्प्लॉई को देकर उसको
मतलब बरतरफ कर दिया गया है। लेकिन आवाम जो है, जो एकदम से जॉबलेस हो गए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, पहले ही कोरोना की सिचुएशन है। और सर स्टील मिल्स का ये है कि जो एम्प्लॉय है उसको घर भी दिया हुआ है, स्टील मिल्स पूरी एक कॉलोनी है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ रहा है, तो अब उनसे वो घर भी छीन लिए जाएंगे। तो एक तो आवाम जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत परेशान हैं, हुकूमत से भी मायूस हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या प्राइवेटाइजेशन ही इसका हल है? वाहिद हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा नाजुक और मौजू है। इसमें 9,500 ख़ानदान, जैसे कि जी आपने कहा कि 9,500 ख़ानदानों का मसला, बल्कि 1 लाख करीब लोग ज़िंदगियाँ आज के दौर में, महंगाई वाले दौर में अफेक्टिव होंगी। जी स्टील मिल जो कि कौमी, ये एक ऐसा वाहिद इदारा है जो 2008 तक आप खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट में रही। जी हाँ। इसकी वजूहत क्या है कि नुकसान की वजूहत देखना चाहिए कि स्टील मिल खसारे में गया क्यों एग्जैक्टली। स्टील मिल बेसिकली एक अलाइड इंडस्ट्री, स्टील की अलाइड इंडस्ट्री नहीं है। इससे रॉ मटेरियल से, आयरन ओर से स्टील बनता है। इसमें कई प्रोडक्ट बनते हैं, बिलेट बनता है, कोल्ड और कॉइल्स बनते हैं, इसमें इंगेट्स बनते हैं, इसमें स्टील प्लेट्स बनती हैं, शीट्स बनती हैं जी। हर वो चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं, आज तकरीबन $2.5 अरब के करीब हम लोग माल इंपोर्ट करते हैं। ये $2.5 अरब हमारी बचत थी। फेल होने की मेन वजह ये थी कि जो अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ चल रही हैं, जैसे रोलिंग मिल्स हैं, जी हाँ, जी हाँ, वो जो चलते हैं, तो उनको बिलेट इनका सस्ता इंपोर्ट, उस पर ड्यूटी कम होती थी या ड्यूटी लगती नहीं थी, ये कह कर के जनाब ये यहाँ की अलाइड इंडस्ट्री चला रहे हैं, यहाँ की रोलिंग मिल्स चल रही हैं। जो स्टील मिल बिलेट बना रहा है वो महंगा मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंपोर्ट टैरिफ पे तब्दील जाता। हर दुनिया में, हर मुल्क में लोकल इंडस्ट्री को तरजीह देने के, चलाने के लिए जो इंपोर्ट्स हैं उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, ताकि लोकल इंडस्ट्री चल पड़े। जब आपको पता था कि हमारे मुल्क में आला दर्जे का, आला क्वालिटी का स्टील मिल, स्टील है, C65 C60 का स्टील बनता है, टॉप क्लास स्टील होता है, जिसमें C60 होता है, C65 होता है, टॉप क्लास का स्टील। ये सलाहियत है स्टील मिल में। सही। आप जब वो बना रहे थे तो उस वक्त इन्होंने इंपोर्ट टैरिफ जो है उसको चेंज नहीं किया। लोकल स्टील को आपने तो जो है उनको इंडस्ट्रीज को जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, वो मैन्युफैक्चर, वो स्टील मिल तो प्रोड्यूस करती है जी हाँ, रॉ मटेरियल से। ऊपर से सतम ज़रफ़ी है कि आपने इंडिया से, ब्राज़ील से, रशिया से आपने आयरन ओर मंगाया जो महंगे दामों पर यहाँ आया। पाकिस्तान के अंदर भी आयरन ओर है, उसको कभी निकालने की कोशिश नहीं की। बाहर वाला 55%, 54%, 53% उसमें आयरन होता है, आयरन ओर में। पाकिस्तान में 65% का आयरन ओर है। यानी ये आप देखें ना कितना जुल्म है। कोई देखिए, पाकिस्तान में जो स्टील की जो ज़रूरत होती है वो तकरीबन 90 लाख टन है, ठीक है, और सालाना। और इसमें जो स्टील मिल जो सलाहियत रखती है, पैदावार जो इसकी है वो 22 लाख टन के करीब है। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि इसके बंद होने की, मतलब इस नहज तक पहुँचने की जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें सबसे पहली वजह है करप्शन, ठीक है, दूसरा बद इंतज़ामी, ठीक है, मिसमैनेजमेंट और ये बाकी सारे मामलात, और तीसरा है मुलाजमीन की भरमार, जो सियासी तौर पे भर्तियां भी की गई। तो किसी भी इदारे में अगर ये 3 किस्म के अगर दीमक लग जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या? और हुकूमत के पास इस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरबों रुपए जो हैं, बल्कि खरबों रुपए अभी तक जो हैं वो सिर्फ इसी मद में जा चुके हैं। तो आप जरा इस सारी सूरत हाल को देखें कि क्या वाकई इसका ये वाहिद हल है कि इसे मतलब नजकारी ही इसका वाहिद हल है, या कोई और भी रास्ते हैं जिससे हुकूमत को जिस तरफ सोचना चाहिए? देखिए, नजकारी इसका वाहिद हल नहीं है। अच्छा, नहीं है, किसी भी चीज़ का वाहिद हल नहीं है। जहाँ पे इतनी अनरेस्ट हो, इतना काम खराब हुआ हो, आपने खुद कहा कि 2008 तक ये अपने खर्चे खुद उठा रही थी। देखें, जब आप इंपोर्ट पॉलिसीज गलत बनाएंगे, जब आप रॉ मटेरियल दुनिया से महंगा इंपोर्ट करेंगे, करप्शन मेन वजह है कि यहाँ करप्शन जो भी आया, जो भी यहाँ चेयरमैन बैठा, उसने बेपनाह करप्शन की। अच्छा, इन मुलाजमीन का क्या कसूर है? वो किसी करप्शन में मुलव्वस नहीं। ये तो वो रीढ़ की क्रीम है इस मुल्क की जिनके पास बेपनाह तजुर्बा है। अगर आप ऐसे एक एम्प्लॉई को अगर आप ट्रेन करना जाएं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपये लग जाए ट्रेन करते करते। आप जहाँ आपने 5 साल बर्दाश्त किया है, 2015 तक इसको स्टील मिल बंद है, और आप दे रहे हैं, आप खुद कोई एहसान नहीं करें। पाकिस्तान का
लोग टैक्स देते हैं उसकी वजह से तनख्वाहें दे रहे हैं। अमान भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि 2015 से 2020 तक जो तनख्वाहें जाती रही हैं, जब पैदावार जीरो है, तो क्या अब भी आइंदा भी इसी तरह तनख्वाहें देते रहे? किसकी कमजोरी है? एक इदारा बंद है, आप एक इदारे का मालिक है, अगर बंद है तो अगर आप नहीं चलाते तो रियासत रिस्पॉन्सिबल है ना। हमें फौरन एक वक्फे की तरफ जाना है, वक्फे से वापस आते तो इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इसका क्या हल किया जाए। वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस बारे में, क्या इसका और भी हल है हमारे पास? एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से मुलाजमीन की जो बरतरफियाँ की हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के। सर, ब्रेक्स पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान स्टील एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, एक कौमी असासा है, तो और एक वक्त था कि ये प्रॉफिटेबल भी था, मुनाफा बख्श भी था। तो सर, जब ये खसारे में जाना शुरू हुआ, ओवरनाइट तो ऑब्वियसली खसारे में नहीं चला गया, तो उस वक्त की हुकूमतों ने उसको उस पे काम क्यों नहीं किया ताकि कुछ काम करते, खसारा जो भी था, जो भी करप्शन थी उसको दूर करते ताकि ये इदारा भी चलता रहता। और सर, मौजूदा हुकूमत की अगर बात करूं तो असद उमर साहब ने जो है वो विजिट भी किया था और बाकायदा ये श्योरिटी दी थी कि इसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जाएगा और उसको बहाल किया जाएगा, और एक रकम भी मुख्तस की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। ये आपने देखिए बात की, हुकूमत ने तो यही कहा था जी, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उनका वर्जन था कि हम इस इदारे को चला के दिखाएंगे। हाँ, इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने एम्प्लॉइज़ को सबसे पहले निशाना बना दिया। अब 9,500 एम्प्लॉइज़ के सर से छत भी छिन जाएगी जी, जिन घरों में वो रहते हैं, और उनकी नौकरियां भी चली गई। इस इदारे को बड़ी आसानी के साथ, जब पहले प्रॉफिट में जा सकता था तो आज ही प्रॉफिट में जा सकता है। मैं तो सजेशन दूंगा, टाइम कम है। पहला सजेशन तो यह है कि यहाँ इंटरनेशनल टेंडर किया जाए, और ऐसे इदारे मौजूद हैं, चाइना और रशिया, जो कि हमारे खासतौर से चाइना हमारा बड़ा हमदर्द है जी हाँ, और सी पैक बड़ा लगा रहा है। उसी हवाले से अगर यहाँ पर चाइनीज़ अपना या रशियन अपना इसी प्लांट की रिस्ट्रक्चरिंग करें और नया वो प्लांट भी ला सकते हैं, वो स्टील इसकी फील्ड में मौजूदा बेहतर नहीं जगह है जो है 11 लाख टन से 33 लाख टन तक जा सकती है। जी, और 2.5 से 3 अरब डॉलर की जो हमारी स्टील इंपोर्ट करते हैं या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, पहला काम तो आपकी जो इंपोर्ट है ये बंद हो जाएगी स्टील मिल चलने से। जैसे 2.5-3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इंपोर्ट के अंदर जो खसारा आ रहा है उसकी बचत हो जाएगी। दूसरा 2.5 अरब और 3 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान का ज़र-ए-मुबादला भी बाहर जाने से बच जाएगा। सही। तीसरा जो है, आप आयरन और जो इसके ये जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इससे स्टील की पैदावार होती है। ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज चलती हैं, रोलिंग मिलें हैं, फर्नेस हैं, ये चले। उसको मंगाने के पाकिस्तान के अंदर जो ज़खायर हैं आयरन ओर के, इसको निकले हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि इसकी भी जो इंपोर्ट हो रही है इंडिया से, हालांकि इंडिया से इंपोर्ट बंद है, लेकिन ये इंडिया से वाया दुबई, वाया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से इनवाइस वगैरह चेंज करके इंडियन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। देखें, 2008 से लेके अभी तक, ठीक है, इन 12 सालों में तकरीबन जो खसारा है वो 300 अरब तक पहुंच चुका है, ठीक है। और इसके अलावा रिटेलर्स, डीलर्स और मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं उनकी मद में भी कोई वो भी कोई पैसे 85 अरब रुपए के करीब हो चुके हैं। अच्छा, दादोशुमार में 19-20 हो सकता है, ठीक है, मगर तकरीबन इतने ही मामलात हैं, इतने नुकसान में हम लोग जा रहे हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह, और बहुत सारी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह है करप्शन। आप ज़रा इस पूरे केस को ज़रा अच्छी तरह जानते हैं, ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किस किस्म की करप्शन होती रही है ताकि वो लोगों के सामने लाई जाए, और जिन लोगों की वजह से देखें आज इसका जो हाल है उसके पीछे लोग ही हैं, कोई ना कोई लोग तो हैं, उन लोगों को ज़रा कटहरे में लाया जाए और उनसे उनका गिरेबान पकड़ के पूछा जाए और उनको सजा दी जाए इस बात पे कि आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से या आप लोगों के
मतलब ऑनेस्टी ना होने की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। तो जरा इस बारे में बताएं, करप्शन किस किस्म की होती रही है वहाँ पे? करप्शन जो होती रही है ना, मैंने आपको कहा कि इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इम्पोर्ट टैरिफ को ठीक नहीं किया गया जानबूझकर। इम्पोर्ट टैरिफ सियासी पार्टियां इन्वॉल्व रही हैं उसमें? सियासी पार्टी नहीं, जो वहाँ के मुलाजमीन, इंतजामिया स्टील मिल की जो इंतजामिया आई वो उनके लोगों, उन जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनमें से नहीं थे। करप्ट किस्म के आपने चेयरमैन मुकर्रर किए, सीईओ मुकर्रर किए, बोर्ड आज भी नॉन प्रोफेशनल बोर्ड है, आज भी नॉन प्रोफेशनल चेयरमैन है। तो जब आप ऐसे चीज़ें करेंगे, मुल्क की एक बहुत बड़ा कौमी इदारा, बहुत बड़ा कौमी असासा जिस पे पाकिस्तान की इज्जत बेस करती थी, उसको आपने आज इस मकाम पे पहुंचा दिया। और वहाँ जब स्टील मिल चलती थी तो उसमें भी आप बेपनाह गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई। जब स्क्रैप उसके अंदर स्टील मिल से जब स्टील मिल जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे स्टील बिलेट बनता है, प्लेट बनती है, उसका जो स्क्रैप जिसको जाम कहते हैं आम जबान में, तो वो जाम एक किस्म का स्टील ही होता है। ये बाहर भेज दिया जाता था, 1500-2000 रुपये टन में भेज दिया, बाजार 15,000 रुपये टन में बिकता रहा। तो उसमें बड़ी करप्शन हुई। ये और ज़मीनें उसकी बेदर्दी के साथ उनको बेचा गया। तो ये जो करप्शन थी, बेसिकली जो लोग इस पर मुसल्लत रहे, चाहे सियासी जमातें ही ज़्यादातर मुसल्लत रही, उसके अलावा जो आर्मी की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी लोग मुसल्लत रहे, तो इन्होंने स्टील मिल के साथ अच्छा नहीं किया। इदारे जो अच्छा नहीं हुआ। अगर इसका हल ढूंढने की तरफ जाए ना, अभी भी लोग सीरियस नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, 18वीं तरमीम हो चुकी है, उनको चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लें, नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ प्रोफेशनल लोग मिला दिए जाएं। जो एम्प्लॉइज़ के अंदर भी बड़े तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने बाहर की ट्रेनिंग ली है, 30-40 साल अपना खून पसीना उन्होंने एक करके दिया है, उनको इस्तेमाल करके अभी भी इस इदारे को अभी भी इसी जमीन से उठाया जा सकता है। अगर नहीं लाते आप बाहर के लोग, तो $1 अरब की इन्वेस्टमेंट है जिसकी ब्रांड न्यू रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। 11 लाख टन से इसकी पैदावार 33 लाख टन पे चली जाएगी। सर, लेकिन अभी जो बात की जा रही है, हमाद अजहर साहब जो कि वफाकी वजीर हैं सनअत व पैदावार, उन्होंने कहा है कि इसकी जो अरबों की ज़मीन है पाकिस्तान स्टील की, वो लीज पर दी जाएगी और सिंध गवर्नमेंट को भी ये ऑफर दी है कि वो भी आए और इसमें बोली लगाए। तो सर, ये क्या आपको रियलिस्टिक अप्रोच लग रही है? सियासी बातें हैं। आप सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हो जिसकी जमीन है जी, सिंध पर है ना, कराची सिंध से स्टील मिल सिंध से बाहर तो नहीं है। 18वीं तरमीम के तहत तो सिंध का हिस्सा थी। हाँ। आप उस मालिक को, सिंध गवर्नमेंट मालिक है, उसे कह रहे हो तुम भी बोली दो, यानी आपने मजाक बनाया हुआ है। यू आर सो नॉन सीरियस कि आप हमाद अजहर लोग तो खुद स्टील के जद्दी पुश्ती बिजनेस है, इनको क्या पता नहीं कि क्या हम क्या कह रहे हैं। कोई नियतन काम करने को तैयार नहीं है। इसी अफरा तफरी में एक गवर्नमेंट चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, ये मसला जू का तू रहेगा। आज फैसला होने जा रहा है उसका 9,500 आदमियों को निकालने का। मैं तो कहता हूँ फैसला जो भी हो, कम अज कम एम्प्लॉइज को निशाना ना बनाया जाए, अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। अगर देखा जाए कौमी इदारों को चलाने के हवाले से, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है पिछली कुछ दहाइयों से अच्छा नहीं है। जितने भी कौमी इदारे हैं वो तकरीबन खसारे में ही जाते रहे हैं। तो जो भी देखा जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि इसको अगर प्राइवेटाइज भी किया जाता है तो उस लैंड को, उस जगह को मतलब ऐसे लोगों के हवाले न कर दिया जाए कि जो वक्ती तौर पे तो हम इनके मुताबिक काम करें और बाद में वहाँ पे कोई सोसाइटी या कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो बना के और हमारी सनत का जो बिजनेस है उसको तबाह कर रहे हो। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।